गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोगों ने शिक्षक अभिभावक संघ का प्रारंभ किया था, अध्ययन शुरू किया था। कि कल हमने देखा था कि शिक्षक अभिभावक संघ कौन सा संगठन है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके कार्य क्या है, हमने इसको समझा था। क्योंकि एक कहा जाए कि बालक की उन्नति और प्रगति में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका अभिभावक की होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय या शिक्षक की होती है। तो दोनों का तालमेल होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक दोनों के जो कहा जाए कि अभिभावक की क्या आकांक्षाएं हैं, उनको क्या समस्याएं हैं, वह विद्यालय को नहीं पता होगी या अभिभावक शिक्षक को नहीं पता होगी, तो उसका निवारण शिक्षक या विद्यालय के द्वारा नहीं किया जा सकता। वहीं पे विद्यालय की क्या अपेक्षाएं हैं, विद्यालय किस तरह की व्यवस्थाएं चाहता है, किस तरह का सहयोग चाहता है, इस चीज के बारे में अगर अभिभावक को पता नहीं है तो वह विद्यालय व्यवस्थाओं में, विद्यालय के कार्यों में अपना योगदान नहीं प्रदान कर सकेगा, जिसकी वजह से एक जो दोनों के बीच की जो कड़ी है बालक, वह तनाव में रहेगा। और हम जो उसके विकास की कल्पना करते हैं, या हम कहें कि शिक्षा से बालक के एक उत्तम एक उच्च कोटि के व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, या ये कहा जाए कि उच्च कोटि का व्यक्ति बन सके, अच्छा आर्थिक ज्ञानाची कि उसका विकास हो सके, ऐसी संभावनाएं नहीं हो सकती, या हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, वास्तविकता में चरितार्थ नहीं कर सकते। इसीलिए बालक, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, अर्थात कि बालक की अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने को बल दिया जाता है। बालक के ही सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। जब हम बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, अर्थात बालक क्या चाहता है, कैसे चाहता है, किस तरह से चाहता है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, इसे समझना एक शिक्षक और एक अभिभावक दोनों के लिए बहुत अनिवार्य है। क्योंकि कई बार होता है कि अभिभावकों की बहुत अधिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, या यह कहा जाए कि अधिकांश जगह होता है, ये देखने में भी आता है कि अभिभावक जिन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं, वो सारे अपने अचीवमेंट अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे उस अचीवमेंट को अचीव कर सकें, या जो वो चाहते हैं उस टारगेट को अचीव कर सकें। ऐसे में बालक की क्षमता, योग्यता है या नहीं है, अभिभावक इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, और विद्यालय में भी अनावश्यक प्रेशर डालेंगे, बच्चे पे भी डालेंगे। अब विद्यालय को जब ये चीज़ समझ में आती है, और वो अभिभावक अगर सब आपस में उनका मिलना है, तो वो इन परिस्थितियों से एक दूसरे को अवगत करा सकते हैं और बालक को तनाव मुक्त रख सकते हैं। और जो कहा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसके लिए इन दोनों का आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। और इसी तालमेल को बनाने के लिए शिक्षक अभिभावक संघ की कल्पना की गई, या इसके स्थापना पर बल दिया गया। आज हम देखने वाले हैं कि शिक्षक अभिभावक संघ का संचालन कैसे किया जाए, इसके उत्तरदायित्व क्या होते हैं, इसकी असफलता के कारण क्या है, और इसको सफल बनाने के उपाय क्या हैं, आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि शिक्षक अभिभावक संघ का संचालन। शिक्षक अभिभावक संघ का संचालन, क्योंकि इसका एक सही ढंग से इसका संचालित होना भी बहुत अनिवार्य है। अगर सही ढंग से इसको नहीं चलाया जाएगा तो निश्चित है कि इसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसीलिए इसका सही ढंग से इसका संचालन करना, या इसको सही ढंग से ये किस तरह से कार्य कर सकता है, उस पर बल दिया जाना अनिवार्य है। तो इसका सबसे पहला कार्य है छात्रों के घरों पर संपर्क करना। छात्रों के घरों पर संपर्क करना। एक अध्यापक
बातचीत करें, अभिभावकों से मिलें, उनसे बातचीत करें, उनसे बालक से संबंधित उनके विचारों को जानें, बालक से संबंधित उसकी जो अपनी विचारधारा है, अपनी बात है, वह अभिभावकों के सामने रखें। अगर पारिवारिक संपर्क जब होता है तो वहां पर एक अलग सी आत्मीयता होती है। केवल विद्यालय स्तर पर ही संपर्क रहेगा तो ये एक औपचारिकता रह जाती है, और ये जो संगठन है यह केवल औपचारिकता मात्र नहीं होता है। अगर यह वास्तविकता में कहा जाए कि डिवोट होकर कार्य करना चाहता है तो इसे आपस में घनिष्ठ संबंध स्थापित होने बहुत अनिवार्य है। शिक्षक और अभिभावक दोनों के बीच के संबंध घनिष्ठ होने अनिवार्य हैं, तभी वास्तविक के परिणाम हमारे सामने आएंगे। और उसके लिए अनिवार्य है कि पारिवारिक संपर्क होना जरूरी है, क्योंकि पारिवारिक संपर्क जब होता है या परिवार में आना जाना मिलना जुलना परिवार के लोगों से होता है तो वह एक अलग सी आत्मीयता प्रदान करता है। और जब इतनी आत्मीयता होती है तो बालक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की जो बालक संबंधित आवश्यकताएं हैं, उसकी समस्याएं हैं, उस पर विचार करना या उनको अभिव्यक्त करने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होती है या किसी प्रकार की औपचारिकताएं वहां पर आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए घर पर संपर्क का होना अनिवार्य है। अगली बात जो इसमें है वह है अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क। अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क। अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क होना अनिवार्य। केवल ऐसा नहीं है कि एक कहावत है कि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। केवल शिक्षक ही घर पर संपर्क रखे या पारिवारिक रूप से संपर्क रखे और संपूर्ण बात सफल हो जाए, संपूर्ण बात के सकारात्मक परिणाम आए, ऐसा संभव नहीं है। अभिभावकों को भी विद्यालय से संपर्क रखना अनिवार्य है, क्योंकि हर समय शिक्षक परिवार घर पर जाकर संपर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि दिन भर वो विद्यालय में कार्य करता है। उसके बाद में बालकों के विकास के लिए वो आफ्टर स्कूल भी कुछ अभ्यास या कुछ प्रयोग कार्य कर सकता है, तो उसमें उसका समय जाता है। फिर उसकी व्यक्तिगत जीवन भी होता है। तो ऐसे में आवश्यक नहीं है कि हर समय हर छोटी छोटी बात के लिए अध्यापक सीधा बालक के घर पर संपर्क स्थापित कर सके या वहां जाकर बात कर सके। तो ऐसे में अभिभावकों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि वह भी विद्यालय में आकर संपर्क करें। अर्थात शिक्षक अभिभावक संघ में इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि एक बार जैसे शिक्षक ने घर पर जाकर संपर्क किया तो अगली बार अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए, जिससे कि सही रूप से चर्चा हो सके। इसीलिए अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क होना भी अनिवार्य है। केवल बुलाना पर ही अभिभावक आए ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अभिभावकों को इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि जहाँ भी आवश्यकता हो वो तुरंत विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय में आकर अभिभावक अध्यापक या प्रबंधन से बात कर सकते। इसलिए इनका जो कार्य है वह अभिभावकों का भी विद्यालय से संपर्क होना अनिवार्य है। नेक्स्ट जो आता है शैक्षिक कार्यक्रम एवं अभिभावकों का सहभागिता। शिक्षण कार्यक्रम और अभिभावकों की सहभागिता। शिक्षण कार्यक्रम और अभिभावकों की सहभागिता। शिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको एक सही गति प्रदान करने के लिए अभिभावकों
विद्यालय से कोई कार्य दिया गया है तो अभिभावकों का उत्तरदायित्व होता है कि उस कार्य को पूर्ण करने में बालक का सहयोग करे या बालक को उसके लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे कि वह कार्य, जैसे होमवर्क, तो होमवर्क के लिए पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होती है कि वे बालक को मोटिवेट करें कि उस कार्य को पूर्ण करके विद्यालय लेकर जाए, जिससे कि अगले दिन की शिक्षण प्रक्रिया निरंतर रूप से सुचारू रहे। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको किस तरह से समझने के लिए किस तरह का उसको प्रयास करना है, उसके लिए भी उसे मोटिवेट करें ताकि वो दूसरे दिन अपनी समस्या को टीचर के सामने खुलकर रख सके और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। इसीलिए शिक्षण कार्यक्रम और अभिभावकों के सहयोग की, सहभागिता की आवश्यकता अनिवार्य मानी गई है। सबसे बड़ी चीज, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वर्तमान में है कि इस कोविड-19 की महामारी के दौरान विद्यालय सभी बंद है, यानी कि हर विद्यालय में, चाहे नर्सरी क्लास हो, चाहे 12th 11th हो, चाहे ये आप लोगों का ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं या प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, सभी में क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चल रही है। अब यहाँ पर अभिभावकों की सहभागिता के बिना शिक्षण कार्य सफल नहीं हो सकता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अध्यापक अपना फुल एफर्ट डाल के वीडियोस बनाकर डाल रहा है, गूगल मीट पे क्लासेस ले रहा है, या और जो भी विद्यालयों के अपने ऐप्स बने हुए हैं उनके माध्यम से बालकों की नियमित कक्षाएं ले रहा है। लेकिन बालक को बाकायदा एक विद्यालय माहौल देने का, जो एक विद्यालय जो एनवायरनमेंट है वो हम घर पे नहीं ला सकते हैं, लेकिन बालक को उसके लिए रेडी किया जा सकता है। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए छोटे बच्चों को, जैसे भी क्लासेस 8 बजे शुरू होनी है, तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी जो सहभागिता है, बच्चे को 7:30 पौने 8 बजे तैयार करके नाश्ता करा के बाकायदा स्कूल यूनिफॉर्म में ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप या मोबाइल जिसमें भी बच्चा क्लासेस को कंटिन्यू करना है वहां पर उसको सामने बैठा दिया जाए और अभिभावक इस बात को बराबर वॉच करता रहे कि बालक अध्यापक को सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अन्य ऐप खोल के कोई गेम खेल रहा है या कुछ और ऐप देख के गाने सुन रहा है या कुछ भी और काम कर रहा है। ये ध्यान रखने का कार्य अध्यापक अभिभावक का है, क्योंकि इस समय अध्यापक बालकों के सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो ऑनलाइन बच्चे के साथ है। तो ऐसे में बच्चा क्या कर रहा है उस पर अध्यापक का कोई कंट्रोल नहीं है। इस पे कंट्रोल करने का उत्तरदायित्व किसका है? अभिभावकों का है। तो यहाँ पर अगर अभिभावक अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से नहीं निभाएंगे तो ये मानकर चलिए कि जिन बच्चों के पेरेंट्स ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए पूरा एफर्ट नहीं दिया, पूरा सहयोग नहीं दिया, तो उनके बच्चे पिछड़ जाएंगे। ये 100% श्योर है, या यूं कहा जाए कि 110% श्योर है। भले ही चाहे आपका बच्चा रैंक कर रहा होगा, लेकिन अगर आपका एफर्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों में गूगल वगैरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो टीचर को वो इडियट समझने लगते हैं कि नहीं टीचर को नहीं आता, हमें ये क्या सब बोल कर रहे हैं, टीचर नहीं पढ़ा रहे। यहाँ पेरेंट्स की आवश्यकता होती है कि बच्चे को कहें कि तुमने गूगल पर जो कुछ पढ़ा समझा है वो शाब्दिक है, अनुभव के आधार पर जो ज्ञान दिया जा रहा है वो शिक्षक के माध्यम से ही किया जाएगा, इसीलिए आपको उन्हें सुनना आवश्यक है। तो यही बात यहाँ पर इसी तरह से अगर अभिभावक सहयोग देते हैं तो वो बच्चे अपने आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा क्या होगा, वो बच्चे पिछड़ते चले जाएंगे और वो जो भले चाहे रैंक है वो पीछे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक एग्जाम्पल था। शिक्षक अभिभावक और शिक्षण कार्य में एक सुचारू रूप से क्रमिकता बनाए रखने के लिए अभिभावकों की सहभागिता अनिवार्य है। विद्यालय शिक्षण कार्यक्रम में ये एक योजना निर्माण में भी यहाँ एक चीज दूसरी और बात आती है कि योजना निर्माण में भी अभिभावकों का सहयोग लिया जा सकता है कि किस तरह की शिक्षण विधियां, मतलब कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग किया जा सकता है, कौन से प्रकार, किस तरह की कौन सी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति किस प्रकार से की जा सकती है, समाज क्या अपेक्षा करता है, अभिभावक क्या अपेक्षा करते हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उसी के अनुसार जैसे अभी NEP 2020 के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया था कि अधिकांश अभिभावक ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अर्जित करें, और उसी का परिणाम था कि NEP 2020
यानी कि अभिभावकों की आकांक्षा या अपेक्षाएं क्या थी, उसके अनुकूल शिक्षण कार्य योजनाओं को निर्मित किया गया। इसीलिए शिक्षण कार्यक्रम का निर्माण करने में अभिभावकों का सहयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है अभिभावक समूहों में शिक्षक की सहभागिता। अभिभावक समूहों में शिक्षक की सहभागिता। अभिभावक समूह जो बनते हैं उनमें शिक्षक की सहभागिता होनी चाहिए कि एक कक्षा के अभिभावक उनका एक समूह निर्मित किया जाए, जिससे कि उनको आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करने का अवसर मिल सके। उनकी जो एक समस्याएं हैं आपस में उनके ऊपर डिस्कशन या चर्चा करने का उन्हें अवसर मिल सके। तो ऐसे समूहों का निर्माण करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो शिक्षक अभिभावक संघ का जो संचालन है उसमें शिक्षक अभिभावकों के समूहों को एक कहना चाहिए कि सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना, समूह बनाना, समूहों का सौहार्दपूर्ण वातावरण को निर्मित करना, सभी की सहभागिता को सुनिश्चित करना, इन सभी का जो उत्तरदायित्व है वो शिक्षक बहुत अच्छे से निभा सकता है। इसीलिए शिक्षक का इसमें सहयोग होना अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट आ जाता है विभिन्न कौशलों के विकास में अभिभावकों का सहयोग। विभिन्न कौशलों के विकास में अभिभावकों का सहयोग। ठीक है ना। विभिन्न कौशलों के विकास में अभिभावकों का सहयोग, क्योंकि विभिन्न कौशलों के विकास में अभिभावकों का सहयोग से मतलब क्या है कि जैसे कोई अभिभावक है जो कि कंप्यूटर में बहुत अच्छा जानता है, जैसे अभी कंप्यूटर कोडिंग की बहुत ज़्यादा बात आ रही है। अब हर बच्चा ऐसा नहीं है कि कोडिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सके और उनको वहाँ पर जैसे ऑनलाइन में फ्री कोडिंग क्लास किया है, तो आगे हर एक के पास में लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, हर चीज़ आप मोबाइल पे नहीं कर सकते हो। तो जब सबके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो आप फ्री कोडिंग क्लासेस कैसे चलाएंगे? तो यहाँ पर ये बात अभिभावक संघ के माध्यम से बहुत अच्छे से चलाई जा सकती है कि जो व्यक्ति, जो अभिभावक जैसे कोडिंग में बहुत एक्सपर्ट है, वो बहुत अच्छे से उसको आता है, तो वो विद्यालय में आकर और बच्चों को जैसे अपना 1 घंटा डेमो में 15 दिन में आपको कोडिंग सिखा दूंगा, तो वो अभिभावक इस तरह से आकर और उस कार्य में या उस कौशल के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे, क्योंकि विभिन्न अभिभावक हर एक अभिभावक के पास कोई ना कोई कौशल अवश्य होता है। कोई कुकिंग बहुत अच्छा करता है, कोई वेस्ट में से बेस्ट बहुत अच्छा बनाता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई खेलता बहुत अच्छा है, किसी में और किसी तरह की कौशल होता है। तो उनके कौशलों का, जो उनमें कौशल है, उसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से। जब चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, उस समय अभिभावक भी अपने आगे होकर अपने कौशल के बारे में जब विद्यालय से चर्चा करते हैं, तो विद्यालय उनको अवसर प्रदान करता है कि आप आइए और अपने कौशल का यहाँ विद्यार्थियों को सिखाकर उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं और बालकों को सिखाने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। बालक के कौशल का विकास करके बालक के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं। जब इस तरह की बात आती है तो निश्चित है कि जो अभिभावकों का कौशल है उसका बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्यालय व समाज में घनिष्ठ संबंध। विद्यालय व
घनिष्ठ संबंध। विद्यालय का समाज में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में जो यूं कहा जाए कि अभिभावक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो इनमें विद्यालय और समाज के मध्य जो एक घनिष्ठ संबंध स्थापित होना चाहिए। तो अभिभावक जो है वो समाज के प्रतिनिधि होते हैं, शिक्षक विद्यालय का प्रतिनिधि, और इन दोनों के आपसी तालमेल से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए इसका उस उद्देश्य से संचालन किया जाना चाहिए। और अंतिम बात जो इसमें आती है वह है उद्देश्य और प्रगति के संबंध में सूचना। विद्यालय के उद्देश्य व प्रगति के संबंध में सूचना। ठीक है ना, विद्यालय के उद्देश्य और प्रगति के संबंध में सूचना। विद्यालय के क्या उद्देश्य है, उसकी प्रगति क्या है, किस तरह से प्रगति कर रहा है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या योजनाएं बनाई है, किस तरह से वो कार्य करेगा, किस तरह से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, इन सब के लिए इनकी सूचना अभिभावक तक पहुंचाई जाती है, जिससे कि अभिभावक जो भी विद्यालय को सहयोग की आवश्यकता होती है उस तरह का सहयोग प्रदान करने के लिए पहले से तैयार रहे। इसीलिए शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से जो उसका एक जो संचालन का जो है वो एक कहना चाहिए कि बहुत बैलेंस तरीका होना चाहिए, जिसमें कि अध्यापक का जहाँ पूर्ण सहयोग हो वहीं पे अभिभावकों का भी पूर्ण सहयोग लिया जा सके। अगली बात यहाँ पर आएगी वह है उत्तरदायित्व। शिक्षक अभिभावक संघ के उत्तरदायित्व क्या है, इसे हमारे लिए समझना जरूरी है। उत्तरदायित्व, पहली बात आती है समय समय पर बैठक का आयोजन। शिक्षक अभिभावक संघ की मीटिंग टाइम पर होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में 1 या 2 बार ही हो रही है, बल्कि हर महीने ना शायद होता हो तो हर परीक्षा के बाद में, जैसे कि सरकारी विद्यालयों में है, हर अमावस्या के दिन जो है ये मीटिंग रखी जाती है, क्योंकि शायद ये है कि अमावस्या के दिन कारीगर जो श्रमिक वर्ग व कार्य पर नहीं जाता है। इसीलिए क्योंकि उद्देश्य क्या होता है कि हर अभिभावक विद्यालय तक पहुंचे। वो कब होगा, जब उनके पास में फ्री समय होगा, तभी वे विद्यालय में जाने में रुचि दिखाएंगे। अगर कार्य है, किसी तरह का कोई बहुत विशेष कार्य है, तो वो उस अवॉइड कर देंगे कि हम विद्यालय में हमारा काम जरूरी, कॉलेज स्कूल जाना इतना जरूरी नहीं है। वो इस सोच में रह के और विद्यालय में जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा दिन निश्चित करना चाहिए जिस दिन की अभिभावक पूर्ण रूप से फ्री होते हैं। और अमावस्या एक समय ऐसा है जिसमें अधिकतर श्रमिक वर्ग, अधिकतर क्या कहना चाहिए कि 99% जो अब श्रमिक वर्ग होता है वो कार्य पे नहीं जाते हैं। तो ऐसे में वो लोग विद्यालय आसानी से आ सकते हैं क्योंकि उनके पास समय होता है। इसीलिए समय समय पर मीटिंग का आयोजन होना बहुत जरूरी है, ताकि विद्यालय क्या कर रहा है, किस तरह का कार्य कर रहा है, वो क्या चाहता है, अभिभावकों को क्या समस्या है, आसानी से बातचीत की जा सकती है। अभिभावक भी है ना फ्री होकर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी इसमें बात आती है वह है बालक के विकास मित्र मंडली। बालक
विकास मित्र, विकास मित्र व्यक्तिगत एवं पारिवारिक व्यक्तिगत व पारिवारिक समस्याओं से अवगत। शिक्षक और अभिभावक संघ दोनों का ही उत्तरदायित्व होता है कि बालक के विकास की पूर्ण जानकारी आपस में एक दूसरे से शेयर की जाए। मित्र मंडली के बारे में आपस में एक दूसरे को सारी चीज स्पष्ट रूप से पता हो कि विद्यालय के मित्र कैसे हैं, विद्यालय के बाहर सामाजिक मित्र उसके कैसे हैं, फिर उसकी व्यक्तिगत समस्याएं क्या है, अभिभावक को भी पता होनी चाहिए, बालक शिक्षक को भी पता होनी चाहिए, फिर पारिवारिक स्थिति उसकी समस्याएं, उनकी व्यवस्थाएं क्या है, उसमें क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में अभिभावक और शिक्षक दोनों को सारी जानकारी होनी चाहिए। तभी वह एक सफल मतलब जो है जी की इसकी सफलता संभव है। अगली बात इसमें आगे वह है पारिवारिक एवं विद्यालय वातावरण में सामंजस्य। पारिवारिक विद्यालय वातावरण में सामंजस्य। विद्यालय वातावरण में विद्यालय वातावरण में सामंजस्य, दोनों के बीच में सामंजस्य होना बहुत अनिवार्य है कि विद्यालय जैसे कि परीक्षाएं हैं उसका आयोजन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि एक सामाजिक तौर पर कोई ऐसी कार्य व्यवस्था या एक तरह से कहा जाए कि जैसे हमने कहा खेतों में बुआई का समय होता है तो बालक उस समय निश्चित है कि अपने माता पिता के साथ में वहीं जाएंगे, तो परीक्षाएं ऐसे समय पर टाली जा सकती है। इसीलिए पारिवारिक और विद्यालय वातावरण ये तो एक जैसे योजनाएं निर्माण करने में, पर वातावरण जैसे विद्यालय का जो वातावरण है वो भिन्न है, परिवार का वातावरण भिन्न है कि परिवार में अशिक्षित वातावरण है, माता पिता अशिक्षित है, शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा उत्तरदायी नहीं है या बहुत महत्व शिक्षा का वो नहीं समझते हैं, और विद्यालय की तरफ से प्रेशर है कि नहीं आपको पढ़ना है, ऐसे करना वैसे करना, तो ऐसे में एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोनों के बीच में क्योंकि विद्यालय को पता है कि ये अभिभावक अशिक्षित है तो उनको उसी के अनुकूल तैयार किया जाए जिससे कि दोनों के वातावरण में तालमेल स्थापित हो सके। विद्यालय में शिक्षा से संबंधित वातावरण को इस तरह से निर्मित किया जाए कि पारिवारिक वातावरण का उसमें आसानी से सामंजस्य हो जाए या परिवार में उसे बहुत अधिक बोझ की तरह ना लगे, और विद्यालय में भी एक तरह से ये कहा जाए कि विद्यालय के कार्यों के प्रति एक जो अवहेलनापूर्ण जो रवैया है वो अभिभावकों का ना हो सके। इसीलिए दोनों में तालमेल होना बहुत अनिवार्य है। उसके लिए आवश्यक है कि जो भी विद्यालय कार्य योजना का निर्माण किया जाता है वो इस तरह से निर्माण किया जाए कि दोनों का तालमेल आसानी से हो सके। और अगली बात जो उत्तरदायित्व आता है विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को आमंत्रण। विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को विद्यालय में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें अभिभावकों को आमंत्रित किया जाए जिससे कि वे विद्यालय में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, कैसे कार्य हो रहा है, कार्य सभी अध्यापक किस तरह से कार्य करते हैं, आपस में अभिभावक और बालक और अध्यापक के बीच में किस तरह के संबंध हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, कार्य करवाने के तरीके कैसे हैं, बालकों को प्रशिक्षित करने का
होते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो बड़े महानगरों में, उनमें इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हालांकि उसमें ये व्यवस्था बहुत चुनिंदा अभिभावकों को ही प्राप्त होती है। जैसे कि टॉपर्स जो बच्चे होते हैं, केवल उन्हीं के अभिभावकों को विद्यालय में पूरा दिन उनकी कक्षा के बच्चों के पीछे बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे कि ये अध्यापक या विद्यालय में किस तरह से कार्य किया जा रहा है उसे उन्हें देखने को मिलता है। तो ये तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि केवल एक दिन और कुछ समय के लिए अभिभावकों को बुलाया जाता है, जबकि एक समय समय पर कार्यक्रमों के बीच में बुलाया जाए तो वो उनके लिए लाभकारी। आशा करती हूँ मेरी आज की बात समझ में आई होगी। हम आज की बात यहीं तक समाप्त करते हैं और इसी आधार पर हमारा आज का प्रश्न होगा, शिक्षक अभिभावक संघ की संचालक एवं शिक्षक संघ के संचालन एवं उत्तरदायित्वों को समझाएं। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकले, घर से निकलते तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।